दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को मार देता है तो कम से कम उसके पास कोई कारण तो होता है, और अगर कोई बेगुनाह को मार देता है और इसका कोई कारण भी समझ नहीं आता और जिसने मारा है वो भी मासूम लगे, तो आप इसे क्या कहेंगे? और हाँ, ये कोई बनावटी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। इसमें क्राइम तो है ही, साथ साथ हम सभी के लिए बहुत बड़े सबक भी हैं। इस केस में आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सही है और कौन नहीं। कहानी में ये भी समझ नहीं आता कि जिसने कत्ल किया क्या उसको सजा भी दी जानी चाहिए थी। कातिल भी इस कहानी का मासूम लगता है, परंतु सच ये भी है कि कातिल ने 2 कत्ल किए थे जिसकी सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए थी। इतना ही नहीं, जिस तरह से ये कातिल पकड़ा गया वो भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। और तो और इस केस में एक बड़ी अजीब बात ये भी हुई कि कातिल ने 25 मई 1968 को पहला कत्ल किया और फिर ठीक 16 साल बाद ठीक इसी तारीख यानी 25 मई 1984 को कातिल के खुद के घर एक बेटी ने जन्म लिया। अब इसके बारे में कोई क्या कह सकता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? तो चलिए जानते हैं इस केस को, और फिर अंत में आप खुद तय करना कि इस केस में कातिल की कितनी गलती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना है इंग्लैंड में स्कॉट्सवुड की। 25 मई 1968 को कुछ अजीब घटित होता है। एक बड़ा ही मासूम 4 साल का बच्चा जिसका नाम मार्टिन ब्राउन था, जो कि इसी मोहल्ले में रहता था, वह अकेला घर से बाहर खेल रहा था। इस मोहल्ले में बहुत सारे पुराने खंडर घर भी थे और इन घरों में कोई नहीं रहता था, ये बस इमारतें ही थीं और बच्चे इन इमारतों में खेला करते थे। ऐसे ही कुछ बच्चे खेलते खेलते एक टूटे से घर के अंदर गए तो बच्चों ने देखा मार्टिन नीचे गिरा हुआ है। बिल्डिंग के नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। बच्चों ने मजदूर को बुलाया और मजदूर की मदद से मार्टिन को हॉस्पिटल ले जाया गया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। मार्टिन अब इस दुनिया में नहीं था और हैरानी वाली बात ये थी कि उसके पास एस्प्रिन की पड़ी एक बोतल भी मिली। तो पुलिस को लगा शायद छोटा बच्चा इस दवा को टॉफी समझकर खा गया है। अब क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका तो पुलिस ने इसको भी एक्सीडेंट ही समझा और लोगों ने कई अनुमान लगाए। जैसे किसी ने सोचा शायद ये बच्चा उस खंडर बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश में डरकर फिसल गया होगा। अब लोगों ने इस बात का विरोध जताना शुरू कर दिया कि जितने भी खंडर घर हैं उनको इस जगह से ढा दिया जाए, क्योंकि अभी तक तो यही कयास लगाया जा रहा था कि ये एक प्राकृतिक मृत्यु है। फिर कुछ दिनों बाद इसी मोहल्ले की एक नर्सरी में तोड़फोड़ की गई। देखने से लग रहा था शायद किसी ने लूटपाट की है, परंतु फिर पता चला ऐसा नहीं है। कुछ भी सामान चोरी नहीं हुआ, बस किसी ने नर्सरी में तोड़फोड़ की है। और इसी नर्सरी की तोड़ी गई दीवारों पर 4 नोट्स भी चिपकाए हुए मिले, जिसके एक नोट पर लिखा था कि हमने मार्टिन ब्राउन का मर्डर किया है। क्योंकि इन सभी नोट्स की हैंडराइटिंग से पता चल रहा था कि ये किसी बच्चे की हैंडराइटिंग है, तो पुलिस को लगा शायद ये किसी बच्चे ने मजाक किया है और पुलिस की तरफ से मामला शांत हो गया। फिर कुछ दिनों बाद ही ब्रैन हॉवी नाम का लड़का गुम हो गया। उसके माता पिता ने बहुत ढूंढा परंतु वो ना मिला। ब्रैन को ढूंढने के लिए उसके माता पिता की मदद के लिए कई पड़ोसी भी आए। ब्रैन किसी को नहीं मिला तो अंत ब्रैन के माँ बाप ने पुलिस को फोन कर दिया और तकरीबन रात 11 बजे पुलिस को मिली ब्रैन की लाश। देखने से पता चल रहा था कि किसी ने इस बच्चे को मारा है। उसके मुंह पर खरोचों के निशान थे और उसके पेट पर एम शब्द किसी ने तेज हथियार से लिख रखा था। अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम से पता चला कि इस बच्चे को मारने में बहुत ही कम ताकत का प्रयोग किया गया है। अगर कोई वयस्क किसी को मारता है तो वो काफी जोर लगाता है। इसी के साथ पुलिस को ब्रायन के पैरों के पास ही वो टूटी हुई कैंची भी मिली। 100 से अधिक जासूसों को जांच के लिए बुलाया गया और तकरीबन 1200 से अधिक बच्चों की पूछताछ की गई। पूछताछ में पुलिस को ब्रायन के घर से पता चला कि मैरी और नोमा को आखिरी बार ब्रायन के साथ खेलते हुए देखा गया था। दोनों लड़कियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। नोमा कुछ घबराई लग रही थी, लेकिन उसके साथ बैठी मेरी बेल के चेहरे पर किसी तरह का कोई डर नहीं था। पहले दिन की पूछताछ में दोनों लड़कियों ने बयान दिया कि ब्रायन की मौत से पहले वो लोग उनके साथ खेल तो जरूर रही थी, लेकिन उनको उसकी मौत के बारे में कुछ नहीं पता। अगले दिन उन्हें फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बार मैरी ने ये बयान दिया कि इन्होंने 31 जुलाई को ब्रायन के साथ एक 8 साल के लड़के को देखा था और इस लड़के के हाथ में एक कैंची भी थी। पुलिस को मैरी पर शक हुआ। पुलिस को लगा शायद मैरी कुछ ज्यादा जानती है, क्योंकि कैंची के बारे में तो पुलिस ने किसी को बताया ही नहीं था, मीडिया को भी नहीं। पुलिस का शक विश्वास में तब बदला जब पुलिस ने अपनी जांच में पाया
बताया कि जिस लड़के का नाम लेकर मैरी ने कहा था कि उसके हाथ में उसने कैंची देखी थी, उस दिन तो वो अपने घर वालों के साथ न्यू कैसल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे गया हुआ था। फिर पुलिस ने नोमा से कड़ी पूछताछ की तो नोमा ने रोते हुए बताया कि मैरी ने ब्रायन को एक कैंडी मतलब एक टॉफी का लालच देकर उसे एक सुनसान जगह पर बुलाया था और फिर उसका गला घोट उसकी हत्या कर दी थी और बाद में कैंची से उसके पैरों पर तब तक हमला करती रही जब तक कैंची टूट नहीं गई। फिर नॉर्मा ने पुलिस को मैरी के पहले कत्ल के बारे में भी बता दिया। नॉर्मा ने ये भी बताया कैसे उन दोनों ने अगले दिन नर्सरी में जाकर तोड़फोड़ की और नोट भी चिपकाए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मनोचिकित्सकों के पास भेज दिया और पुलिस की पूछताछ में बड़ी ही अजीब चीजें सामने आई। पूछताछ में सामने आया मार्टिन ब्राउन की मौत के कुछ दिनों बाद ही मैरी और नॉर्मा दोनों मार्टिन ब्राउन के घर गईं और दोनों ने मार्टिन की माँ से कहा कि वो उनके बेटे के साथ खेलना चाहती हैं। इस पर मार्टिन की माँ ने रोते हुए कहा ये तो संभव नहीं क्योंकि उनका बेटा मर चुका है। मैरी ने तुरंत जवाब दिया हाँ मुझे पता है वो मर चुका है, मैं उसे कॉफिन के अंदर देखना चाहती हूँ। और इतना कहकर मैरी मुस्कुराने लगी और बोली क्या आपको बहुत अधिक दुख हो रहा है। मैरी के मुख से ये बात सुनकर उसको बहुत अजीब लगा। फिर उसने सोचा कि वो एक छोटी बच्ची है और उसने उसे वहाँ से जाने को कहा। और तो और ये भी पता चला जब पड़ोसी ब्रायन हॉवे को ढूंढ रहे थे तो नोमा और मैरी भी ब्रायन को ढूंढने का नाटक कर रही थी, परंतु वो दोनों बहुत ही खुश नजर आ रही थी। और तो और जब सभी ने खंडर इमारतों को साफ करने के लिए विरोध किया था तो नोमा और मैरी भी इस विरोध में शामिल हुई थी। जांच से जो बातें मैरी के बारे में सामने आई वो भी कुछ कम नहीं थी। असल में मैरी की माँ बेटी बेल एक सेक्स वर्कर थी और उसको बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी भी थी। बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह का मानसिक रोग है जिसमें एक व्यक्ति अचानक से बिना किसी कारण से बहुत खुश होता है और दूसरे ही पल बिना किसी कारण से अत्यंत दुखी हो जाता है और ये भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि इनको नियंत्रित कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इतना ही नहीं बेटी बेल बहुत अधिक शराब भी पीती थी और जब मैरी का जन्म हुआ तो उसकी माँ बेटी केवल 17 वर्ष की थी। मैरी के जन्म के तुरंत बाद जो शब्द उसके मुख से निकले वो थे इसे मेरे से दूर ले जाओ। लेकिन ना चाहते हुए भी अस्पताल के नियम और कर्मचारियों के कहने पर उसको मैरी को अपने पास रखना ही पड़ा। मैरी की माँ नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के पिता कौन हैं। फिर जब मैरी 1 साल की हुई उसकी माँ बेटी ने बिली बेल नाम के एक लड़के से शादी की। बिली एक कुख्यात अपराधी था, शराबी था, जुआरी था और अब ये मैरी का पिता भी था, सौतेला पिता। अब ये परिवार जिस मोहल्ले में रहता था वह स्थान भी अपराधियों और जुआरियों किस्म के लोगों से भरा था। इस मोहल्ले में पुलिस का आना जाना लगा रहता था। मैरी को इस मोहल्ले में छोटी उम्र से ही खुले में अकेले में खेलने दिया जाता था। उधर मैरी की माँ किसी भी कीमत पर मैरी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जब मैरी पैदा भी नहीं हुई थी तो उसने गर्भपात कराने की भी कोशिश की थी। मैरी अपनी माँ के लिए एक अनचाहा बच्चा ही थी और आपको जानकर हैरानी होगी मैरी को अपनी माँ के साथ रहते हुए कई बार चोट लग जाती थी। और जब मैरी सिर्फ 3 साल की थी तो उसकी माँ बेटी ने मैरी को 1 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया था। मैरी की जान तो नहीं गई थी परंतु वो घायल हुई। ऐसे ही एक बार उसकी माँ ने उसे नींद की एक साथ कई गोलियां खिला दी और जब लोगों ने इसके बारे में पूछा तो मैरी की माँ ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। मैरी को सोने से भी डर लगता था क्योंकि सोते समय उसका बेड गीला हो जाता था और जब मैरी से ऐसा होता तो उसकी माँ उसका मुंह उस गीले बेड पर रगड़ती। इतना ही नहीं कई बार तो वो बेड पर बिछी चादर को बाहर टांग देती ताकि सब आस पड़ोस के लोगों को भी ये पता चल सके। शायद ये उसकी माँ का तरीका था पड़ोसियों के सामने मैरी को बेइज्जत करने का। इसी तरह मैरी से छुटकारा पाने की जिद में उसने मैरी को एक महिला को दे दिया। ये महिला खुद बच्चा पैदा करने में असमर्थ थी लेकिन किसी तरह मैरी की मौसी कैथरीन को इस बात का पता चल गया तो उस महिला का पीछा कर मैरी को मैरी की मौसी ने उसकी माँ को सौंप दिया। 5 साल की उम्र में मैरी की दोस्ती हुई उसी के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की नॉर्मा से। नॉर्मा उससे 2 साल बड़ी थी। फिर मैरी के जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मैरी के जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। एक छोटा बच्चा मैरी की आंखों के सामने बस के नीचे कुचले जाने से मारा गया और इस बच्चे की मैरी से दोस्ती भी थी। मैरी के घर के अंदर और बाहर होती इतनी असामान्य घटनाओं के कारण मैरी के स्वभाव में बहुत सारे बदलाव आए। जैसे वह अचानक से अपने दोस्तों और अन्य लड़के लड़कियों से लड़ने झगड़ने लग जाती। कई बार तो मैरी ने अपने क्लास के कई बच्चों का गला घोटने की भी कोशिश की जिस कारण
कारण मैरी के दोस्त भी उससे दूर रहने लग गए। साल 1968। मैरी की उम्र अब 11 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन मैरी और नॉर्मा कुछ छोटी बच्चियों के साथ खेल रही थीं। तो मैरी ने एक छोटी सी लड़की के पास जाकर बोला, क्या होगा अगर हम किसी का गला घोंट दें? इतना बोलकर मैरी ने दोनों हाथों से उस लड़की का गला दबाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी तरह वो लड़की बच निकली। जब इस बात का पता उस बच्ची के घर वालों को चला तो मैरी की शिकायत पुलिस में की, लेकिन जब पुलिस द्वारा उस छोटी लड़की से पूछताछ की गई तो उसने डर के कारण पुलिस वालों से अपने साथ हुई इस घटना से इनकार कर दिया। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी जांच में पाया कि मैरी मानसिक रोग से पीड़ित है, जिस कारण वो बेहद चिड़चिड़ी हो गई थी और वो दूसरों को कष्ट में देख खुशी महसूस करती थी। शायद इसीलिए उसने अपने जन्मदिन से सिर्फ एक दिन पहले मार्टिन ब्राउन को मार दिया था। लगभग 9 दिनों तक चले मुकदमे में मैरी बेल को दोनों लड़कों की हत्याओं के लिए दोषी माना गया और नॉर्मा को सजा नहीं हुई। जज ने माना कि कहीं ना कहीं नॉर्मा को मैरी ने ही उकसाया था। जज ने ये भी देखा कि नॉर्मा एक बड़ी ही भोली बच्ची थी जिसको मैरी ने अपने इशारों पर नचाया। जब नॉर्मा को बरी किया गया तो नॉर्मा इतनी खुश हुई कि उसने वहीं पर तालियां बजानी शुरू कर दी और मैरी के आंसू निकल आए। जज ने ये भी कहा कि मैरी समाज के लिए खतरा है और वो दूसरे बच्चों को जान से मार सकती है। तो रेड बैंक कम्युनिटी होम नामक एक रिफॉर्म स्कूल यानी सुधार गृह में मैरी को भेजने की बात हुई, परंतु समस्या ये थी कि इस सुधार गृह में केवल लड़के ही रह सकते थे। मैरी के लिए इस सुधार गृह में खास प्रबंध किया गया। इस सुधार गृह में मैरी से मिलने उसकी माँ आती। पहले तो मैरी को ये अच्छा लगता, परंतु बाद में मैरी को उसकी माँ अच्छी नहीं लगने लगी। असल में मैरी की माँ मैरी की बातें वहाँ के न्यूज़पेपर्स वालों को बता के पैसे लेती थी। मैरी ने एक दिन अपनी माँ को एक पत्र लिखा और इस पत्र में उसने अपनी माँ को जिम्मेदार ठहराया जो भी उसके साथ हुआ उसके लिए। फिर समय बीतता गया और मई 1980 में जब मैरी 23 साल की हो गई उसको रिहा कर दिया गया और उसे कहीं और एक काल्पनिक नाम और पहचान के साथ रहने की अनुमति दे दी गई। अपनी रिहाई के 4 साल बाद 25 मई 1984 को मैरी बेल ने एक बेटी को जन्म दिया और फिर जब मैरी 51 साल की हुई तो उसकी बेटी ने भी एक लड़की को जन्म दिया। मैरी बेल आज एक गुमनामी की जिंदगी जी रही है। अब इस केस से जो हम सीख सकते हैं वो मैरी बेल छोटी बच्ची थी जो एक गलत माता पिता की गलत परवरिश के कारण कातिल बन गई। उसने समाज को वही दिया जो उसकी माँ ने उसको दिया, यानी नफरत। पर सच ये भी है उसके हाथों 2 मासूम बच्चों की जान गई और शायद इन 2 बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो पाया। पर वही शायद सबसे अधिक गलती उसकी माँ की थी। जहाँ मैरी कातिल बनी अपनी गलत परवरिश के कारण, वहीं नॉर्मा भी इन कत्ल में शामिल हो गई संगति के असर के कारण। और सबसे इम्पोर्टेंट सीख, कभी बहुत छोटे बच्चों को अकेला खेलने मत दो, उन पर नजर रखो। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। मैं आपको मिलूंगा फिर ऐसी ही किसी कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।